of lecture. Learn beyond class. आज हम भूगोल के एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अध्याय का विश्लेषण करने जा रहे हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। ये टॉपिक ना सिर्फ ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से भी ये बेहद जरूरी है। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन काफी गहरे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि सूरज ढलने के बाद जो आसमान लाखों करोड़ों हीरो यानी तारों से भर जाता है, आखिर दिन के वक्त वो सब जाते कहाँ हैं? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरूरी है कि हम पहले आसमान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं हमारे ब्रह्मांड को परिभाषित करने वाली इन गहराइयों में। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी टर्म जो हमें समझना है वो है खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज। सीधी सी बात है, सूरज, चांद और रात में आसमान में चमकने वाली हर चीज सब इसी कैटेगरी में आती है। ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना आगे के सभी टॉपिक्स के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी अंतर पर, जहां से एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनता है, तारे और ग्रह के बीच का फर्क। देखिए, तारे जैसा कि हमारा सूरज, ये गर्म गैसों के बड़े बड़े गोले होते हैं जिनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। वहीं दूसरी तरफ है ग्रह, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो तो बस अपने सबसे पास के तारे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बस। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है कि हमारा सूरज भी एक तारा ही है। पता है वो इतना बड़ा और गर्म क्यों महसूस होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाकी तारों के मुकाबले हमारे बहुत बहुत पास हैं। बाकी तारे तो इतनी ज्यादा दूरी पर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में ही हजारों साल लग जाते हैं। जरा सोचिए। तो अब जब हम समझ गए हैं कि तारे क्या होते हैं, चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि इंसानों ने सदियों से इनका इस्तेमाल कैसे किया है। जीपीएस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत पहले यही तारे हमारे सबसे बड़े गाइड हुआ करते थे। इन्हीं में से एक है ध्रुव तारा या पोल स्टार। ये आसमान में एक फिक्स्ड लाइट हाउस की तरह है जो हमेशा ऑलवेज उत्तर दिशा की तरफ इशारा करता है। अब सवाल यह है कि इसको ढूंढने कैसे? बहुत आसान है, आपको बस सप्तऋषि यानी बिग डिपर को ढूंढना है। उसके आखिर के दो तारे, जिन्हें पॉइंटर स्टार्स कहते हैं, उनसे एक सीधी लाइन सोचिए और वो लाइन आपको सीधा ध्रुव तारे तक ले जाएगी। पुराने जमाने के नाविकों के लिए तो ये लाइफ सेविंग जानकारी थी। तो तारों की दुनिया से निकलकर अब फोकस करते हैं अपने कॉस्मिक पड़ोस पर, हमारे सौर मंडल पर, जिसका मुखिया है हमारा सूरज। यहां एक दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। सोचकर देखिए, सूरज हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी ज्यादा दूरी के बावजूद उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब जब भी हम सूरज को देखते हैं, हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। तो ये रहा हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों का एक क्विक ओवरव्यू। चलिए कुछ खास बातों पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले बुध यानी मर्क्यूरी, सूरज के सबसे पास, सिर्फ 88 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, इसलिए ये सबसे तेज ग्रह है। फिर है शुक्र यानी वीनस, इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, साइज और मास में काफी मिलता जुलता होने की वजह से। एक बात यहां नोट करने वाली है कि बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे सौर मंडल का दैत्य है, इतना बड़ा कि बाकी सारे ग्रह मिलकर भी उसके सामने छोटे पड़ जाएं। अच्छा, अब इन ग्रहों के क्रम को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो उसके लिए एक बहुत ही असरदार मेमोनिक है। बस ये लाइन याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इससे आपको सीक्वेंस आसानी से याद रहेगा। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो पड़ोसियों से मिलने के बाद चलिए अब वापस अपने घर आते हैं। जूम इन करते हैं हमारी पृथ्वी पर और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसे हमारे सौरमंडल में सबसे अनोखा बनाती हैं। यहां एक खास भौगोलिक टर्म है जिसे समझना बहुत जरूरी है, भूआब या जियोइड। देखिए, हमारी धरती एक परफेक्ट गोला नहीं है। अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। इसी अनोखे पृथ्वी जैसे आकार को जियोइड कहते हैं। और अब बात करते हैं पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा की। यहां से एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन निकल कर आता है, हमें हमेशा चांद की एक ही साइड क्यों दिखती है? तो इसका जवाब है सिंक्रोनस रोटेशन। आसान भाषा में चांद को धरती का एक चक्कर काटने में और अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में बिल्कुल एक बराबर समय लगता है, लगभग 27 दिन। इसी वजह से हमेशा एक ही चेहरा हमारी तरफ रहता है। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं
और देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की विशाल तस्वीर में हमारा सौरमंडल कहाँ फिट होता है। इस विशालता को समझने की शुरुआत होती है हमारे घर से, हमारे ग्रह पृथ्वी से। लेकिन हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। ये उन 8 ग्रहों में से एक है जो एक तारे यानी सूरज का चक्कर लगाते हैं, और ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा सौरमंडल। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा सौरमंडल भी एक बहुत बड़ी संरचना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक विशाल घूमते हुए शहर जैसी चीज में बसा है, जिसमें अरबों तारे, गैस और धूल हैं, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा। और अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। हमारी ये आकाशगंगा जिसमें खुद अरबों तारे हैं, वो भी इस ब्रह्मांड में मौजूद अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है। सोचकर देखिए, इस विशाल ब्रह्मांडीय जाल में हर एक छोटा सा बिंदु एक पूरी की पूरी आकाशगंगा है। ये है हमारे अस्तित्व का असली पैमाना। वैसे आकाशगंगा नाम के पीछे भी एक खूबसूरत सांस्कृतिक इतिहास है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आसमान में बहती हुई एक रोशनी की नदी के रूप में की गई थी। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये सवाल एग्जाम्स में बहुत कॉमन है। शूद्र ग्रह पट्टी यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? इसका जवाब सीधा है और इसे जरूर याद रखिएगा। ये मंगल और बृहस्पति के ऑर्बिट्स के बीच में पाई जाती है। आप इसे एक तरह की बाउंड्री लाइन मान सकते हैं जो अंदर के चट्टानी ग्रहों को बाहर के गैस वाले विशाल ग्रहों से अलग करती है। आखिर में मैं एक सोचने वाले सवाल के साथ ये चर्चा समाप्त करूंगा। अगर हमारा सौरमंडल एक परिवार है, तो हमारी ही आकाशगंगा में जो अरबों दूसरे सौरमंडल हैं, वो क्या हैं? क्या वो दूर के रिश्तेदार हैं या बिल्कुल अनजान परिवार? ये उन्हीं अनगिनत रहस्यों में से एक है जिनका जवाब हमें अभी भी ढूंढना है। इसी तरह के और गहन विश्लेषण के लिए इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।